Hi everyone, this is Rupi Trivedi from NCMS Java, and in this video we are going to start our one more chapter 5 Accounting Equation. इसके पहले के आपके जो भी चैप्टर्स थे वो सारे चैप्टर्स आपके थ्योरी बेस्ड थे, लेकिन अब जो आपके चैप्टर्स होंगे चैप्टर 5 से लेके आगे के जितने भी चैप्टर्स होंगे वो सारे चैप्टर्स आपके थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल ये दोनों से रिलेटेड होंगे, जहाँ पर आप फाइनली अब अकाउंटिंग किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से ट्रांजेक्शन्स का इफेक्ट देते हैं, उनको किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। मीन्स एक तरीके से इन शॉर्ट में कह सकते हैं कि अब हम अकाउंटिंग करना सीखेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप अब हम अकाउंटिंग के प्रोसेस देखेंगे, अकाउंटिंग को सीखेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन। ओके, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन या अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? तो इसके पहले के जो हमारे वीडियोस थे उन वीडियोस में एक जगह हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा था। तो उन प्रिंसिपल्स में से एक प्रिंसिपल था आपका ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट्स। ओके, हर एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। ओके, लेकिन कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे भी होते हैं कि जिनके दो से ज़्यादा मोर देन टू इफेक्ट्स भी होते हैं। तो मोस्टली जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनमें कम से कम दो इफेक्ट तो होते ही होते हैं। तो जब हम अकाउंटिंग करते हैं या जब हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं तो वहाँ पर हम हर एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट को प्रॉपरली सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करते हैं। ओके, तो आज का हमारा ये जो वीडियो है या आज का जो हमारा जो चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन, ये इसी ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल पर बेस है, जहाँ पर हम डिफरेंट ट्रांजेक्शन और उनके जो ड्यूअल एस्पेक्ट है उनके बारे में सीखेंगे, उनको रिकॉर्ड करना सीखेंगे। ओके, सो चैप्टर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन। ओके, सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं। एन अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच शोज दैट द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ फर्म आर इक्वल। ओके, मीन्स क्या हो गया कि जब आप 11th में नहीं थे, आपके 10th तक के जो सब्जेक्ट्स थे उन सब्जेक्ट्स में एक सब्जेक्ट आपके मेन सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट था आपका मैथ्स। तो वहाँ पर जब आपने मैथ्स की होगी तो वहाँ पर आपने बहुत सारी इक्वेशंस देखी होगी, बहुत सारी इक्वेशंस को आपने सॉल्व भी किया होगा। वैसे ही जब हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो अकाउंट्स में भी हम क्या करते हैं कि एक इक्वेशन होती है, उस इक्वेशन के बेस पर ही हम अकाउंटिंग करते हैं। तो वो इक्वेशन क्या होती है? वो इक्वेशन होती है असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। मीन्स कैपिटल और लायबिलिटी का जो टोटल होता है वो असेट के टोटल के इक्वल होता है। इसे क्या कहा जाता है? अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, तो ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन जिस तरीके से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होते हैं, मैथ्स में इक्वेशंस होती हैं, वैसे अकाउंट में भी इक्वेशन होती है। वो इक्वेशन कौन सी होती है? असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, और इसी इक्वेशन को क्या कहा जाता है? अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसमें लास्ट में जाकर असेट्स और लायबिलिटीज दोनों इक्वल होती है। एन अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये जो हमारा चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन, ये ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट या ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल पर बेस है, जहाँ पर हर एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। एक इफेक्ट को हम डेबिट करते हैं और दूसरे इफेक्ट को हम क्रेडिट करते हैं। ओके, अब जब अमाउंट की बात आती है तो जिस इफेक्ट को हमने डेबिट किया है वहाँ पर हमने जो अमाउंट लिखा है उसी अमाउंट से हम क्रेडिट साइड को भी या क्रेडिट में जो हमने इफेक्ट दिया है उसे भी हम उसी अमाउंट से रिकॉर्ड करते हैं। तो लास्ट में जाकर क्या हो जाता है? डेबिट और क्रेडिट दोनों क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। ओके, टोटल क्लेम्स, कैपिटल एंड लायबिलिटीज आर ऑलवेज इक्वल टू द टोटल असेट्स एंड इज नोन एज अकाउंटिंग इक्वेशन। तो यहाँ पर एक वर्ड आया है टोटल क्लेम्स। ये टोटल क्लेम्स क्या होता है? आपको ये तो पता है कि कैपिटल क्या होती है? जब बिज़नेस का जो ऑनर होता है वो ऑनर जब बिज़नेस स्टार्ट करते टाइम जो भी चीज़ इन्वेस्ट करता है, जो भी अमाउंट लेकर आता है, जो भी इन्वेस्टमेंट करता है, वो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एज ए कैपिटल रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और एक क्या हो जाती है? लायबिलिटी। तो लायबिलिटी क्या हो जाता है? बिजनेस से बाहर आउटसाइडर्स जो भी जिन भी लोगों को हमको अमाउंट पे करना है वो सारे के सारे हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, वो सारी की सारी हमारी लायबिलिटीज़ होती है। तो लायबिलिटीज़ और कैपिटल का जो टोटल होता है उसे क्या कहा जाता है? टोटल क्लेम्स। ठीक है, तो लायबिलिटी प्लस कैपिटल उसे कहेंगे हम टोटल क्लेम्स, और टोटल क्लेम्स जो होता है वो टोटल असेट के इक्वल होता है। ओके, तो द क्लेम्स ऑल्सो नोन एज इक्विटीज़। तो क्लेम्स के लिए एक वर्ड और यूज़ किया जाता है, वो कौन सा वर्ड होता है? इक्विटीज़। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्विटीज़। फर्स्ट ऑनर्स इक्विटी और कैपिटल। ऑनर्स इक्विटी, ऑनर्स मीन्स जो बिजनेस जिसने बिजनेस को स्टार्ट किया है वो ऑनर हो गया, तो उसने जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया है वो क्या हो जाती है? ऑनर्स इक्विटी।
शॉर्ट में कहा जाए तो जो कैपिटल होती है उसी को कहा जाता है ऑनर्स इक्विटी। और सेकंड आउटसाइडर्स इक्विटी। आउटसाइडर्स इक्विटी मीन्स जो हमारी आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ है, ठीक है, आउटसाइडर्स लाइबिलिटी को ही क्या कहा जाता है, आउटसाइडर्स इक्विटी। आउटसाइडर्स इक्विटी के लिए एक वर्ड और यूज़ किया जाता है क्रेडिटर्स इक्विटी। तो क्रेडिटर्स मतलब बाहर हमको जिनको पैसा देना है, और आउटसाइडर्स मतलब भी क्या हो गया कि जिनको हमको पेमेंट करना है। तो आउटसाइडर्स की जो भी लाइबिलिटीज़ होती है उसे क्रेडिटर्स इक्विटी या आउटसाइडर्स इक्विटीज़ कहा जाता है। तो ये जो ऑनर्स इक्विटी है और जो आउटसाइडर्स इक्विटी है, इसका जो टोटल होता है उसे क्या कहा जाता है, टोटल क्लेम्स। ओके, तो वी कैन एक्सप्रेस अकाउंटिंग इक्वेशन एज फॉलोज। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन को हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। तो ये जो असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, ये जो फर्स्ट ए पॉइंट आपको दे रखा है, ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी मेन इक्वेशन है। ओके, इन इक्वेशन में, इस इक्वेशन में आपको तीन चीज़ें दे रखी, 3 आइटम्स आर देयर। फर्स्ट असेट, सेकंड लाइबिलिटीज़ एंड थर्ड कैपिटल। ओके, तो जब कैपिटल और लाइबिलिटी का जो भी टोटल होगा वो असेट के टोटल का इक्वल होता है। तो लास्ट में जाके LHS प्लस RHS हमको शो करना रहता है। ओके, अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो ही आपने अकाउंटिंग ठीक तरीके से की है। ओके, फिर उसके बाद अगर ये 3 आइटम्स यहाँ पर अवेलेबल है, इनमें से अगर कोई एक भी चीज़ अगर मिसिंग होती है तो उसे हम बाकी 2 चीज़ों के बेस पर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे सपोज कि लाइबिलिटी मिसिंग है तो हमने लाइबिलिटीज़ इज इक्वल टू असेट माइनस कैपिटल। ओके, असेट में से जब आप कैपिटल को लेस कर दोगे तो जो अमाउंट आपके पास आएगा वो क्या हो जाएगी, आपकी लाइबिलिटीज़। वैसे अगर आपको कैपिटल को कैलकुलेट करना है कि कैपिटल कितनी है, तो असेट में से अगर आप लाइबिलिटीज़ को लेस कर दोगे तो क्या आ जाएगी, आपकी कैपिटल आ जाएगी। ठीक है, तो आपकी जो मेन इक्वेशन है वो असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, द अबव रिलेशनशिप इज नोन एज द अकाउंटिंग इक्वेशन और द बैलेंस शीट इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को क्या कहा जाता है, अकाउंटिंग इक्वेशन। अब अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ साथ इसे बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहा जाता है। बैलेंस शीट इक्वेशन, इसे क्यों कहा जाता है बैलेंस शीट इक्वेशन? ओके, तो बैलेंस शीट पहले क्या होती है आपको ये पता होना चाहिए। तो ये जो बैलेंस शीट है ये एक तरीके से एक स्टेटमेंट होता है जो कि हर बिजनेसमैन को अपने ईयर, अकाउंटिंग ईयर के एंड में प्रिपेयर करना ज़रूरी होता है। ये स्टेटमेंट या ये जो स्टेटमेंट है इसे क्या कहा जाता है, बैलेंस शीट कहा जाता है इसे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट प्रिपेयर करना ज़रूरी होता है, इससे बैलेंस शीट कहा जाता है। ये इसलिए प्रिपेयर की जाती है ताकि किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को हम फाइंड आउट कर सकें, हमें पता चल सके कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इसलिए हम ये स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं जिसे बैलेंस शीट कहा जाता है। ओके, अब ये बैलेंस शीट में 2 साइड होते हैं, एक साइड होता है असेट और दूसरा साइड होता है लाइबिलिटी। ठीक है, असेट साइड में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, असेट साइड में हमारी जितनी भी करंट असेट्स है, नॉन करंट असेट्स है या फिक्स असेट्स है, टेंजिबल इंटेंजिबल, सारी असेट्स को हम असेट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। अब लाइबिलिटी साइड में क्या रिकॉर्ड करते हैं, तो लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले हम एक तो कैपिटल को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो क्रेडिटर्स हैं, जो आउटसाइडर्स जितनी भी लाइबिलिटीज़ है या बिजनेस की टोटल लाइबिलिटीज़ जो भी है, जिन भी लोगों को आपको पेमेंट करना है, जो भी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइबिलिटीज़ हैं, वो सारी लाइबिलिटीज़ को आप लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो असेट साइड में सारी असेट रिकॉर्ड की जाती है और लाइबिलिटी साइड में कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है और लास्ट में जाके जो इनका टोटल है वो इक्वल हो जाता है। तो असेट्स और लाइबिलिटी ये बैलेंस शीट के 2 साइड हैं और इन्हीं के बेस पर हमारी ये इक्वेशन होती है, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस शीट पर बेस है, इसी वजह से इसे बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहा जाता है। ओके, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब ट्रांजैक्शंस, अब कौन कौन से ट्रांजैक्शंस होते हैं और उनके क्या इफेक्ट होते हैं वो हम देखते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, यहाँ पर ट्रांजैक्शंस को भी 2 टाइप से कैटेगराइज किया गया है। ओके, ट्रांजैक्शंस फ्रॉम द अकाउंटिंग इक्वेशन व्यू पॉइंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2। ठीक है, कौन कौन से हो जाएंगे, फर्स्ट ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग 2 आइटम्स और सेकंड ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग मोर देन 2 आइटम्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही इफेक्ट जाते हैं, लेकिन कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे भी होते हैं जिनके मोर देन 2 इफेक्ट भी होते हैं। तो हम आगे देखते हैं कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन हैं जिनके 2 इफेक्ट होते हैं और वो 2 इफेक्ट हम कैसे देखते हैं, और कौन से ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जिनके मोर देन 2 इफेक्ट होते हैं। फर्स्ट, ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग 2 आइटम। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऐसे ट्रांजैक्शन जो कि 2 इफेक्ट जिनके होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 टाइप से इसको कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग अपोजिट साइड्स आर। अपोजिट साइड कौन कौन से होंगे, बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में 2 साइड होते हैं, एक असेट साइड होता है और एक लाइबिलिटी साइड होता है। ठीक है, तो ऐसे ट्रांजैक्शन जिनके 2 इफेक्ट होंगे
और वो दो इफेक्ट में से एक इफेक्ट असेट का होगा और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड में। तो ऐसे कौन कौन से ट्रांजेक्शन है वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट, इंक्रीज इन असेट, इंक्रीज इन लाइबिलिटी। तो ऐसे ट्रांजेक्शन कौन से हैं जिसमें असेट भी इंक्रीज हो जाए, मीन्स असेट भी आपकी बढ़ जाए, और लाइबिलिटी भी आपकी इंक्रीज हो जाए, मीन्स लाइबिलिटी भी आपकी बढ़ जाए। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, ट्रांजेक्शन सच एज क्रेडिट परचेस इंक्रीजेस असेट एंड ऑल्सो इंक्रीज लाइबिलिटी। ओके, तो ये जो क्रेडिट अगर आपने परचेस किया है तो उस टाइम पर आपकी असेट भी इंक्रीज होती है और लाइबिलिटी भी इंक्रीज होती है। कैसे इंक्रीज होती है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि सपोज कि आपने गुड्स परचेस किया, ओके, लेकिन सामने वाले को आपने गुड्स का अमाउंट पे नहीं किया है, तो वो ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगा आपका, अमाउंट अगर आपने पे नहीं किया है तो वो ट्रांजेक्शन आपका हो जाएगा क्रेडिट परचेस। आपने क्रेडिट परचेस किया, आपने उधार परचेस किया। तो अब इसका इफेक्ट हम देखते हैं। सबसे पहले तो हमने गुड्स को परचेस कर लिया, तो गुड्स क्या करोगे आप, गुड्स को आपने परचेस किया है तो आप ले जाकर आपके स्टॉक में उसे रख दोगे, ताकि जब कभी भी आपको सेल करना हो तो आप उस स्टॉक में से निकाल कर उस गुड्स को सेल करते रहोगे। तो गुड्स के लिए एक वर्ड और यूज़ किया जाता है, स्टॉक। तो ये गुड्स और स्टॉक हमने परचेस किया है, तो गुड्स हमारे पास आया है, तो गुड्स हमारी क्या हो जाती है, स्टॉक हमारी क्या होती है, असेट। तो गुड्स हमारे पास आया तो असेट हमारी इंक्रीज हो गई, ठीक है। अब इसमें कहा गया है कि लाइबिलिटी भी इंक्रीज होगी। लाइबिलिटी कैसे इंक्रीज होगी, आपने गुड्स तो परचेस कर लिया, लेकिन सामने वाले को आपको अमाउंट भी पे करना था, आपने उसको अमाउंट पे किया, नहीं पे किया, लेकिन आप उसको कुछ टाइम के बाद अगर आप उसको पे करोगे, तो जब तक आप उसको अमाउंट पे नहीं कर देते तब तक वो पर्सन आपके लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिटर, आपकी लाइबिलिटी हो जाएगी। जिस दिन आप उसको कैश पेमेंट कर दोगे तब वो लाइबिलिटी आपकी फिनिश हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अभी आपने अमाउंट पे नहीं किया है, तो सामने वाला पर्सन एज अ क्रेडिटर आपकी लाइबिलिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्रेडिट ट्रांजेक्शन से आपकी एक तरीके से असेट भी इंक्रीज हो गई और साथ ही साथ आपकी लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। ओके, सेकेंड, डिक्रीज इन लाइबिलिटी एंड डिक्रीज इन असेट। ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन है जिनमें लाइबिलिटी भी डिक्रीज होती है और साथ ही साथ आपकी असेट भी डिक्रीज हो जाती है। तो ट्रांजेक्शन ऑफ पेमेंट टू अ क्रेडिटर, आपको क्रेडिटर को पेमेंट करना था। क्रेडिटर कौन हो गए, आपके बिजनेस से बाहर आपको जिन लोगों को पेमेंट करना है वो आपके क्रेडिटर हो गए। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया कि आपने गुड्स तो परचेस कर लिया लेकिन सामने वाले को आपने पेमेंट नहीं की, ठीक है। तो यहाँ पर इस एग्जांपल में अपन देखते हैं कि आपको आपकी लाइबिलिटी की पेमेंट करनी थी, आपने आपके क्रेडिटर को पेमेंट करना था। तो इसका क्या इफेक्ट हुआ, सामने वाला पर्सन है, आपने उससे गुड्स परचेस कर लिया, अब आपको उसको पे करना है, तो आपने कैश अपने बिजनेस में से निकाल के किसको दे दी, उस पार्टनर, उस क्रेडिटर को दे दी, उस पर्सन को दे दी, ठीक है। तो आपके बिजनेस से आपने कैश निकाल कर सामने वाले क्रेडिटर को दे दी, तो क्या हो गया, आपकी कैश कम हो गई, कैश आपकी डिक्रीज हो गई। कैश हमारी क्या है, असेट, तो असेट डिक्रीज हो गई। साथ ही साथ यहाँ पर क्या बोला है कि आपकी लाइबिलिटी भी डिक्रीज होगी। अब क्रेडिटर आपका तब तक बना रहेगा जब तक आपने उसको पेमेंट नहीं की है। आपने जैसे ही उसको कैश पेमेंट कर दिया, सामने वाला पर्सन आपका क्रेडिटर नहीं रहेगा, क्योंकि आपका जो भी सेटलमेंट था आपने कंप्लीट कर लिया। तो एज अ क्रेडिटर वो आपकी लाइबिलिटी थी, लेकिन लाइबिलिटी आपने पे कर दी, क्रेडिटर को आपने पे कर दिया, तो क्रेडिटर अब आपकी लाइबिलिटी नहीं रही, क्रेडिटर आपके डिक्रीज हो गए। तो यहाँ पर एक टाइम सेम टाइम पर लाइबिलिटी भी आपकी डिक्रीज हो गई और असेट भी आपकी डिक्रीज हो गई। ओके, फिर थर्ड पॉइंट, इंक्रीज इन असेट, इंक्रीज इन ऑनर्स इक्विटी। ओके, तो इंक्रीज इन असेट, आपकी असेट इंक्रीज होगी, और ऑनर्स इक्विटी, ऑनर्स इक्विटी अभी हमने डिस्कस किया। ऑनर्स इक्विटी मीन्स हमारी कैपिटल, ऑनर की जो कैपिटल होती है, बिजनेस की जो कैपिटल होती है, ओके, उसे कहा जाएगा ऑनर्स इक्विटी। तो ऐसा कौन सा ट्रांजेक्शन है जिससे आपकी असेट भी इंक्रीज हो जाएगी और साथ ही साथ आपकी ऑनर्स इक्विटी मीन्स कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल बाय द प्रोप्राइटर। ओके, जब कोई ऑनर अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, ठीक है, कोई पर्सन अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, तो वो जिस अमाउंट से बिजनेस स्टार्ट करता है वो अमाउंट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एज ए कैपिटल रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। सपोज के पर्सन ने या बिजनेस के ऑनर ने 50,000 रुपीज़ से क्या करा, बिजनेस में इन्वेस्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया, कितने अमाउंट से, 50,000। तो ये 50,000 को हम एज ए कैपिटल रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक तरफ तो क्या हुआ कि बिजनेस के पास 50,000 रुपीज़ आए, तो ये 50,000 रुपीज़ का जो अमाउंट है, ये अमाउंट क्या हो जाएगा, कैश, है ना, कैश आई बिजनेस के पास, तो कैश हमारी क्या है, असेट। तो एक तरीके से आपकी जो असेट है वो इंक्रीज हो गई क्योंकि बिजनेस के पास कैश आया। दूसरी तरफ क्या हुआ कि इस 50,000 के कैश को जो कि ऑनर लेकर आया है, ऑनर ने इन्वेस्ट किया है, उसको बिजनेस क्या करेगा, एज ए कैपिटल रिकॉर्ड करेगा। एज ए कैपिटल उसे रिकॉर्ड करने पे क्या चीज़ पता चलती है कि बिजनेस और जो ऑनर है वो दोनों सेपरेट होते हैं।
तो बिजनेस एक तरीके से ऑनर के 50,000 को यूज़ करेगा, ठीक है। तो ये जो 50,000 है ये एज अ कैपिटल हम रिकॉर्ड करते हैं, ये कैपिटल बिजनेस के लिए एक तरीके से लाइबिलिटी होती है। तो यहाँ पर ये 50,000 से आपकी कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये सेम 50,000 बिजनेस ने कैश रिसीव किया, तो कैश आपकी एसेट है, एसेट इंक्रीज हो गई, साथ ही साथ ये 50,000 आपकी कैपिटल भी कहलाएगी, तो कैपिटल भी आपकी इंक्रीज हो गई। ओके, लास्ट पॉइंट, डिक्रीज इन ऑनर्स कैपिटल एंड डिक्रीज इन असेट। अब ऐसे कौन सा ट्रांजैक्शन है जिससे आपकी ऑनर्स की कैपिटल भी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, और साथ ही साथ आपकी असेट भी डिक्रीज हो जाएगी। तो ड्राइंग बाय द प्रोप्राइटर, ओके, जैसे अभी बिजनेस जो ऑनर था, बिजनेस का जो ऑनर था उसने 50,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया बिजनेस में, तो ये 50,000 को हमने एज ए कैपिटल रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। तो इसका इफेक्ट क्या आया कि बिजनेस के पास 50,000 रुपीज़ आए, कैश आई, साथ ही साथ 50,000 हमारी कैपिटल भी इंक्रीज हो गई। अब उस 50,000 में से अगर वो प्रोप्राइटर है ना, बिजनेस का जो ऑनर है, उसको पर्सनल यूज़ के लिए कुछ अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, अमाउंट की ज़रूरत पड़ गई, तो उसने क्या करा कि इस 50,000 में से 10,000 अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर लिए। तो उससे क्या हो जाएगा कि 50,000 जो बिजनेस के पास कैश थी उसमें से 10,000 तो जो ऑनर है, प्रोप्राइटर है, उसने विड्रॉ कर लिए। तो क्या हो गया कि 50,000 में से अब 40,000 की कैश बिजनेस के पास रह जाएगी। तो ये जो 10,000 जो डिक्रीज़ हुआ है, ये 10,000 एक तरीके से आप बोल सकते हो कि इससे असेट डिक्रीज़ हो गई, है ना। बिजनेस के पास जो 50,000 की कैश थी वो 10,000 से डिक्रीज़ होकर कितनी रह गई अब 40,000। साथ ही साथ ये 50,000 हमने एज ए कैपिटल भी रिकॉर्ड किया था। अब जब ये 10,000 चले गए हैं बिजनेस से, तो उससे क्या हो जाएगा, 10,000 से आपकी कैपिटल भी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर साथ ही साथ ऑनर की जो कैपिटल है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। फिर ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग सेम साइड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ऐसे कौन कौन से ट्रांजैक्शन है जो कि एक तरीके से सेम साइड पे होंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स असेट ही इंक्रीज होगी और असेट ही डिक्रीज होगी। दूसरा साइड अगर देखें लाइबिलिटी का, तो लाइबिलिटी ही इंक्रीज होगी और लाइबिलिटी ही डिक्रीज होगी। तो ऐसे कौन कौन से ट्रांजैक्शन है जो कि सेम साइड पे इफेक्ट देते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं हम, इंक्रीज इन असेट एंड डिक्रीज इन अनदर असेट। एक असेट इंक्रीज हो रही है और एक असेट डिक्रीज हो रही है, तो ये कैसे होता है। तो ट्रांजैक्शन सच एज कैश परचेस, अगर आपने कैश परचेस किया, ठीक है, आपने गुड्स परचेस किया, तो आपके पास क्या आया, गुड्स आया, गुड्स हमारी असेट है, हमारी असेट इंक्रीज हो जाएगी। साथ ही साथ आपने उसको कैश में पेमेंट भी कर दिया, तो दूसरे हाथ से क्या हुआ, आपने अमाउंट भी पे कर दिया, तो कैश भी आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो गुड्स आपके पास आया, कैश आपने पे किया, कैश और गुड्स दोनों आपकी एसेट है, तो सेम टाइम पर एक ही ट्रांजैक्शन से आपकी एक एसेट इंक्रीज हो गई और दूसरी एसेट आपकी डिक्रीज होगी। फिर सेकंड पॉइंट इसका, डिक्रीज इन लाइबिलिटी एंड इंक्रीज इन अनदर लाइबिलिटी। एक लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है और दूसरी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, वो कैसे होगा। तो सेटलमेंट ऑफ क्रेडिटर बाय इश्यू ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज आपके लिए न्यू टर्म है। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, इससे रिलेटेड एक पूरा चैप्टर है, तो ये डिटेल में हम वहाँ पर पढ़ेंगे। अभी आपके लिए जो समझने के लिए जितना ज़रूरी है उतना ही हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है कि मैंने गुड्स परचेस किया, ठीक है, अब मुझे सामने वाले को पेमेंट भी करना है। तो अगर मेरे पास अभी सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, मेरे पास अभी इनफ अमाउंट नहीं है, तो मैंने सामने वाले को कहा कि अभी मैं पेमेंट नहीं कर पाऊँगी, मैं आपको 2 मंथ के बाद पेमेंट करूँगी, ठीक है। लेकिन सामने वाले को लगता है कि नहीं, क्या पता मैं आपको 2 मंथ के बाद भी पेमेंट कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। तो वो श्योरिटी के लिए क्या बोलता है कि आप मुझे बिल साइन करके दे दो, ठीक है। वो मुझसे कहता है कि आप मुझे बिल साइन करके दे दो और पेमेंट आप मुझे 2 मंथ के बाद दे देना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उसने मुझे बिल दिया, मैंने उस बिल पर साइन किया, उस बिल में मेरा नाम वगैरह, मेरा अमाउंट, डेट वगैरह, 2 मंथ के बाद मैं पेमेंट करूँगी, कितनी पेमेंट करूँगी, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन रहती है। तो वो बिल मैंने सामने वाले से लिया, मैंने एक्सेप्ट करके साइन कर दिए और उसको वो रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सामने वाला पर्सन जिसको मुझे अमाउंट पे करना था, तो मुझे उसको अमाउंट पे करना था, तो सामने वाला पर्सन मेरे लिए क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया वो, ठीक है। अब मैंने उसको कैश तो नहीं दिया, लेकिन बदले में मैंने उसको बिल दे दिया, कुछ तो दिया, भले कैश नहीं दिया लेकिन बिल तो दिया। तो कैश मैंने उसको नहीं दिया, उसको मैंने बिल दिया, तो क्या हो गया, अब मेरे पास बिल इंक्रीज हो जाएंगे। मैंने उसको बिल दिया, मतलब 2 मंथ के बाद मुझे उसको जो अमाउंट उस बिल में लिखा है वो अमाउंट मुझे उससे 2 मंथ के बाद पे करना है। तो एज अ क्रेडिटर भी वो मेरी लाइबिलिटी था और मुझे अब मैंने अब उसको बिल दे दिया है, तो एज अ बिल भी वो मेरे लिए लाइबिलिटी है। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन में है तो मेरी लाइबिलिटी, लेकिन क्रेडिटर्स को मैंने बिल दे दिया तो अब वो मेरा क्रेडिटर नहीं रहा। तो यहाँ पर क्या हुआ, एज अ क्रेडिटर मेरी लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई, लेकिन मैंने उसको बिल तो दिया, तो एज अ बिल अब मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, मतलब मेरी लाइबिलिटी क्रेडिटर से चेंज होकर अब बिल में कन्वर्ट हो गई, ठीक है।
तो अब जब मैं उसको बिल पे करूँगी, जब मैं उसे अमाउंट पे करूँगी तो मैं सामने वाले से बिल ले लूँगी और उसको अमाउंट पे कर दूँगी। इसे क्या कहा जाता है? बिल ऑफ एक्सचेंज। तो मैं अमाउंट पे करूँगी, इसलिए मेरे लिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल्स पेबल हो जाएगा। बिल्स पेबल लाइबिलिटी होती है और सामने वाले जो पर्सन है वो उस बिल का अमाउंट रिसीव करेगा, इसलिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो बिल है ये बिल रिसीवेबल हो जाएगा। बिल रिसीवेबल असेट होती है, ठीक है। तो ये एक ही बिल है जो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग होता है। एक के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्स पेबल होता है और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बिल रिसीवेबल होता है। तो ये जो लाइबिलिटी थी ये भी आपको क्लियर हो गई होगी कि पहले वो मेरा क्रेडिटर था, लेकिन मैंने उसको बिल दे दिया तो वो क्रेडिटर अब नहीं रहा मेरा, तो क्रेडिटर से एज ए लाइबिलिटी मेरी डिक्रीज हो गई। लेकिन अब मुझे बिल का अमाउंट 2 मंथ के बाद उसको पे करना है, तो एज ए बिल अब मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। तो सेम ट्रांजेक्शन से एक टाइम पे मेरी लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई और एक टाइम पे मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, ठीक है। ओके, अब ट्रांजेक्शन्स अफेक्टिंग मोर देन 2 आइटम्स। ओके, ये हमारा लास्ट पॉइंट है कि इसमें ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन है जिनके मोर देन 2 इफेक्ट होते हैं, 2 से ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। तो सम ट्रांजेक्शंस अफेक्ट मोर देन 2 आइटम्स ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन और अ बैलेंस शीट। फॉर एग्जांपल, व्हेन अ सेल इज मेड इन कैश फॉर ₹30,000, ओके, इट इज मेड एट अ कॉस्ट 25,000 प्लस प्रॉफिट 5,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स 25,000 रिड्यूस असेट, cash increase by 30,000 and the owner's capital increase by the profit ₹5,000। ओके, ये जो एग्जांपल है मैं आपको अच्छी तरीके से समझाती हूँ कि आपको गुड्स सेल करना है, तो आप गुड्स तब सेल करोगे जब आप गुड्स को परचेस करके लेकर आओगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करा, आपने कोई एक शॉप चूज़ करी, ठीक है, आपने वहाँ से गुड्स परचेस किया। वो गुड्स आपने कितने में परचेस किया? 25,000 में आपने वो गुड्स परचेस किया। अब ये 25,000 के गुड्स को आपने किसी और पर्सन को 30,000 में सेल कर दिया, तो गुड्स की जो वैल्यू थी वो कितनी थी? 25,000। तो ये जो 25,000 है ये कॉस्ट कहलाएगी उसकी, ठीक है। तो ये 25,000 का गुड्स आपने 30,000 में सेल कर दिया, तो ये इन दोनों के बीच का जो गैप था, मीन्स 25,000 और 30,000 के बीच का जो गैप है वो गैप क्या हो जाएगा आपका? 5,000 का। ये 5,000 आपके लिए क्या हो जाएंगे? प्रॉफिट। ओके, शॉर्ट में कहा जाए कि 25,000 का आप गुड्स परचेस करके लेकर आए, उसमें आपने 5,000 अपना प्रॉफिट ऐड कर दिया, टोटल उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 30,000, और किसी दूसरे पर्सन को आपने वो 30,000 में सेल कर दिया। तो ये ट्रांजैक्शन था आपका। इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या पड़ेगा? तो पहले तो आप जो गुड्स परचेस करके लेकर आए थे आपने वो गुड्स सेल कर दिया, ठीक है, आपने वो गुड्स सेल कर दिया। तो आपके पास वो गुड्स कितने का था? 25,000 का। तो 25,000 का गुड्स आपने सामने वाले को सेल किया है, भले कितने में भी किया हो। अभी तो आप ये देखो कि आपने गुड्स कितने का सेल किया, हमने 25,000 का गुड्स सेल किया, तो हमारे जो गुड्स है, हमारा जो स्टॉक है, उस स्टॉक में से 25,000 रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि वो गुड्स अब हमारे पास नहीं है, हमने उसको किसी और को दे दिया, सेल कर दिया, ठीक है। तो एक इफेक्ट तो ये हो गया कि आपका स्टॉक या गुड्स रिड्यूस हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, ये 25,000 का गुड्स आपने सामने वाले को 30,000 में सेल किया, तो सामने वाला आपको कितना अमाउंट देगा? 30,000। तो आपके पास एक तरीके से 30,000 की कैश आई, तो ये कैश आपकी इंक्रीज हो जाएगी, असेट इंक्रीज हो जाएगी, कितने से? 30,000 से। अब इन दोनों का जो डिफरेंस था 5,000, ये 5,000 हमारे लिए क्या हो गया? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट और लॉस, इसका जो इफेक्ट जाता है वो किस पर जाता है? कैपिटल पर। आपको ध्यान में रखना है कि अगर प्रॉफिट होगा तो वो कैपिटल में ऐड हो जाता है, कैपिटल को इंक्रीज कर देता है, और अगर आपको लॉस होता है तो वो लॉस हम कैपिटल में से माइनस कर देते हैं, क्योंकि लॉस कैपिटल को डिक्रीज कर देता है। तो यहाँ पर एक इफेक्ट आपका गुड्स रिड्यूस हो गया, ठीक है, असेट डिक्रीज हो गई। सेकंड इफेक्ट आपके पास कैश आई, कैश इंक्रीज हो गई, असेट इंक्रीज हो गई। दूसरा इफेक्ट आपकी कैपिटल भी इंक्रीज हो गई, क्योंकि 5,000 का प्रॉफिट आपने कैपिटल में ऐड कर दिया। तो यहाँ पर एक ही ट्रांजेक्शन के 3 इफेक्ट हुए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये एग्जांपल अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट वाले वीडियोस में हम रूल्स देखेंगे कि कौन कौन से रूल्स है और कौन कौन से एडजस्टमेंट होते हैं जो हमें अकाउंटिंग करते टाइम ध्यान रखने पड़ते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।